नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष के लिए होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2019 से 2024, 2020 से 2025, ऑप्शन सी 2023 से 2028 या ऑप्शन डी 2024 से 2029। इसका सही जवाब है 2024 से 2029। ठीक है, बाकी सारे वर्ष जो हैं बीते हुए वर्ष हैं, ये सब तो हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, 2024 से 2029 जो है, 2024 चल रहा है, 2029 तक होगा, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब औद्योगिक नीति किस लिए उपयोग में आती है? तो औद्योगिक नीति इसलिए उपयोग में आती है कि इसके माध्यम से कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ उद्योग होते हैं, सेक्टर होता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में मोबाइल उद्योग नहीं है और सरकार ने ऐसी कोई नीति ले आई जिससे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को विभिन्न लाभ यहाँ प्रदान किए जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, उद्योगपति जो होंगे वो सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में मोबाइल इंडस्ट्रीज़ को लाभ मिल रहा है तो क्यों ना यहाँ मोबाइल उद्योग खोल दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि सोलर पैनल की योजना हो गई, या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बैटरीज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उद्योगपति उसका लाभ उठाना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी विलेज योजना किस समस्या के निदान के लिए है? आपके ऑप्शन है, गांव में घटती आबादी, गांव में घटता लिंगानुपात, भूजल स्तर में गिरावट या नदियों का सूखना। इसका सही जवाब है भूजल स्तर में गिरावट। ठीक है, तो मल्टी विलेज योजना जो कि भूजल स्तर में गिरावट के लिए चालू की जा रही है। ठीक है, और ये गांव गांव में चालू की जा रही है। ठीक है, इसको याद रखना है, भूजल स्तर में गिरावट की जो समस्या है उसके निदान के लिए से चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन हैं 116, 117, 118 या 119। तो इसका सही जवाब है 116। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक 116 है। ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर आप ग्लोबल पीस इंडेक्स को पढ़े होंगे तो प्रथम 3 जो स्थान हैं किसके आए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्रथम 3 स्थानों को भी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखिए इसे, ग्लोबल पीस इंडेक्स को, और बताइए कि पहले 3 स्थानों पे कौन से देश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप क्लॉक पेनल्टी वाला पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, भारत या युगांडा। इसका सही जवाब है अमेरिका, यूएसए। आपको पता हो यूएसए और भारत के बीच मैच हुआ था, T20 मैच। T20 मैच में स्टॉप क्लॉक पेनल्टी के आधार पर भारत को 5 रन एक्स्ट्रा दिए गए थे। ये पेनल्टी किसके ऊपर लगी थी? अमेरिका के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा यूएसए के साथ पहली बार हुआ, पूरे क्रिकेट इतिहास में भी पहली बार स्टॉप क्लॉक पेनल्टी लगी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? आपके ऑप्शन है दिव्या देशमुख, श्रुति हसन, नूरा फतेही, कंगना रनौत। बाकी 3 ऑप्शन सुनने के बाद आपको सही जवाब देना चाहिए था दिव्या देशमुख, क्योंकि श्रुति हसन, नूरा फतेही और कंगना रनौत को तो आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो आप सच्चे साधु हो, ब्राह्मण हो। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, बाल ब्रह्मचारी हो। दिव्या देशमुख जो हैं वो वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीती हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है आर अश्विन की। आई हैव द स्ट्रीट्स एंड कुट्टी, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो है रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है। इसको याद रखिएगा, ये क्रिकेटर हैं, है ना, स्पिन बॉलर हैं। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा इन्होंने लिखी है। अब आज का अंतिम प्रश्न है, नागास्त्र 1 क्या है?
मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन या रॉकेट? ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 30, 31, 32 या 33। तो मोदी जी को मिलाकर 31 मंत्री हो जाएंगे। वैसे तो 30 मंत्रियों को दर्जा है, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि उसमें शामिल होते हैं तो 31 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो पहला प्रश्न है, तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कौन सा विभाग मिला है? आपके ऑप्शन है शहरी विकास, कृषि विकास, उद्योग विकास या शिक्षा। तो इसका सही जवाब है शहरी विकास मंत्री बने हैं तोखन साहू। तो याद रखिएगा, तोखन साहू जो कि बिलासपुर से सांसद, लोकसभा सांसद चुने गए हैं, उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, तोखन साहू। ठीक है, पहली बार ही ये सांसद बने हैं और पहली बार में ही इन्हें मोदी कैबिनेट या मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कैबिनेट तो नहीं बोलना चाहिए, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में, शहरी विकास राज्य मंत्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शहरी विकास मंत्री कौन है, यानी कैबिनेट मंत्रालय में कौन शामिल है। तो कैबिनेट मंत्रालय में श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अब शामिल हैं शहरी विकास मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के कलेक्ट्रेट भवन को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया? आपके ऑप्शन हैं कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर या बलौदाबाजार। तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार में उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट भवन को आग के हवाले कर दिया। भारी नुकसान हुआ है कलेक्ट्रेट भवन को, लगभग जल गया है। इवन जो वहाँ पे 100 बाइक्स थी उनको हानि हुई है, 30 से अधिक कारों को नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी, दमकल की जो गाड़ी आई थी आग बुझाने, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। अब ये घटना क्यों हुई? माना जाता है कि जैत खाम जो है उस किसी स्थान के जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से सतनामी समाज में काफ़ी गुस्सा था, और जो सतनामी समाज के युवा हैं वो इस आंदोलन में सम्मिलित थे, विरोध आंदोलन में, और उसी के बाद ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए CM कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन हैं मोहन चरण मांझी, स्टीव विपिन पटनायक, नवीन पटनायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए CM बने हैं। आपको पता हो 4 जून की जो काउंटिंग थी उसमें उड़ीसा राज्य की जो विधानसभा थी उसकी भी काउंटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें ओडिशा में प्राप्त की थी, और इसलिए अब उनका मुख्यमंत्री वहाँ नियुक्त हुआ है। मोहन चरण मांझी
नए सीएम बने हैं ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हॉकी की मेजबानी करेगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड नामक आत्मकथा किसकी है? आपके ऑप्शन हैं एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस। तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स। सोर्स कोड नामक आत्मकथा बिल गेट्स की है। बिल गेट्स आपको पता हो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं और विश्व के महत्वपूर्ण अरबपतियों में से एक हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न देशों में जो एनजीओज फर्म हैं वो चलाई जाती है और बहुत से वेलफेयर के कार्य किए जाते हैं। तो बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है, सोर्स कोड्स माई बिगनिंग्स ऐसा करके इसका नाम है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ किस तिथि को ली? तो इसका सही जवाब है 9 जून, है ना। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले ये उपलब्धि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अब प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंदिरा गांधी भी 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो ये सारे प्रधानमंत्री जो तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए, तो इनको याद रखिएगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली, तो इसमें 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी शामिल थे, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। ये सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी भारत आए हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो इसका सही जवाब है 72 मंत्री प्रधानमंत्री सहित शामिल हुए, यानी प्रधानमंत्री को छोड़ दिया तो 71 थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सहित अगर बोला जाए तो 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से करीब कुछ मंत्रियों ने क्या कह सकते हैं आपका कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ली। उस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री का प्रभार किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी या निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है एस जयशंकर। तो हमारे बहुत ही खास विदेश मंत्री रहे हैं एस जयशंकर, जिन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए, ऐसी बातें कही, ऐसे मंचों पे कही कि जो हमारे देश और हमारे कह सकते हैं भारत के सही पक्षों को सही जगह पे रखता है। तो एस जयशंकर जो हैं, इनकी सैवेज रिप्लाई के लिए हम इन्हें जानते हैं और ये देखने को हमें आगे भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री के कार्यभार को संभाले हुए हैं, आगे भी संभालेंगे। नितिन गडकरी शहरी विकास जो रोड एंड कह सकते हैं सड़क परिवहन के जो मंत्री हैं वो भी अपने पद पर बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, ये भी अपने पद पर कंटिन्यू रहेंगी। इस तरीके से ये सारे मंत्री अपने कार्यभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।